गांव ठीक से बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में यही वाला खेल चालू हो गया है। वहां पर कांग्रेस की सरकार ने अभी शपथ भी नहीं ली, मगर उनको बदनाम करने की भाजपाई साजिश चालू हो गई है। पूरा षड्यंत्र चलने लगा है। इनकी तरफ जरा नजर घुमाइए, क्योंकि नजारा बहुत खतरनाक कर दिया है इन्होंने। इनके ऊपर वही कहावत सटीक होने लगी है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खंभा न मिले तो अपना कपार नोचे, लेकिन नोचे जरूर, शांति से बैठे नहीं। इन्होंने एक बार फिर से अपनी पुरानी हरकतों को जारी रखते हुए अपनी गुणवत्ता को बनाए रखा है और कर्नाटक को लेकर जहर की उल्टियां करनी शुरू कर दी है। वहीं इंडिया टीवी जैसे कई न्यूज पोर्टल और बीजेपी को समर्थन करने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगी। क्या यह सच में हुआ है? पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, टी राजा। ऐसा लगता है कि इनकी राजनीति का बस एक ही आधार है, मुसलमानों को गरियाना। मुसलमानों को गाली बंद हो जाए तो इनकी राजनीति फुस हो जाएगी। कर्नाटक चुनाव में इन्होंने कई बीजेपी के कैंडिडेट्स का खूब प्रचार किया था। अब मोहम्मद जुबैर ने इन्हें लेकर बड़ी जबरदस्त टिप्पणी और रिपोर्ट दिखाई है और टी राजा जैसे लोगों की पोल खोल के रख दी है। सोशल मीडिया पर कर्नाटक में बीजेपी की हार से ज्यादा गोदी मीडिया के रोने धोने की चर्चा हो रही है। लियाकत मैडम को तो आप जरूर जानते होंगे। इन्होंने कल बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। उसे जानकर, उसे देखकर निश्चित ही आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं गोदी मीडिया और भक्तगण अब ये बताने में लग गए हैं कि दरअसल कर्नाटक की हार में पीएम मोदी का कोई रोल नहीं है, वो तो स्थानीय नेता थे, उसे हरा दिए। इससे भी पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा कि कर्नाटक की हार का ठीकरा किसके सर पे फूटना चाहिए। भटिंडा जेल में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कुछ विशेष मांगों को लेकर पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके परिवार में महिलाएं हैं, यानी बेटियां हैं? जरूर होंगी, या फिर आप खुद महिला हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ मामले और कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। और इन तथ्यों को सुनने के बाद अपने समाज के ठेकेदारों और नेताओं से सवाल जरूर करिए कि केरला स्टोरी के नाम पर वोट मांगने वालों, तुम्हारी नजरें इधर क्यों नहीं जाती और कब जाएंगी? इन पर बात कब होगी? ये वीडियो काफी शानदार होने वाली है, अभी से बता देता हूं, अंत तक देखिएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। वहीं बगल में ज्वाइन का बटन भी है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनाव परिणामों की कर लेते हैं, क्योंकि इसके भीतर झांक लेना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। जब से कर्नाटक चुनाव का परिणाम आया है, गोदी मीडिया और तमाम भाजपाई लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये हार कर्नाटक के स्थानीय नेताओं की वजह से हुई है, पीएम मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। और आपको तो मालूम ही है कि जिस चुनाव में बीजेपी जीत जाती है वहां पीएम मोदी का पोस्टर होता है, और जहां बीजेपी हार जाती है वहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लटका दी जाती है। मेरा एक माफीनामा पहले सुन लीजिए। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कर्नाटक चुनाव से संबंधित एक टिप्पणी की थी कि वहां पर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपना चुनाव हार चुके हैं, जबकि ये गलत था। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना चुनाव जीत लिया है। हम अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कर्नाटक चुनाव में हार के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं कि नहीं, और जीत के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया। बात यह भी करेंगे कि जिन जिलों में पीएम मोदी और योगी दोनों ने जबरदस्त प्रचार किया, वहां का रिजल्ट कैसा रहा। कर्नाटक चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से, या यूं कह लीजिए कि सालों से, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हिंदुत्व का एजेंडा लगातार जारी रहा। कभी हिजाब के मुद्दे पर, कभी गौरक्षा के मामले पर, कभी पीएफआई पर बैन के बहाने। पीएम मोदी ने बहुत पहले ही कर्नाटक दौरा शुरू कर दिया था। हालांकि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले उन्होंने एक तरफा बाइकॉट की तरह दूरी बना रखी थी। शायद ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा होगा कि चुनाव से ठीक पहले धुआंधार प्रचार किया जाएगा और पूरी कहानी पलट दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय मुद्दों को छोड़कर पूरे चुनाव को खुद के ऊपर लिया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे गालियां दी जा रही है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी कब्र खोदी जा रही है। यानी कि विक्टिम कार्ड खेलने की भरपूर कोशिश उन्होंने की और पूरे चुनाव को अपने ऊपर लेने की कोशिश की। पीएम मोदी ने यहां पर डबल इंजन का भरपूर जिक्र किया। आखिरी दिनों में जय बजरंग बली के नारों से हिंदुत्व का नया कार्ड खेलने की भरपूर कोशिश की गई। केरला स्टोरी जैसी विवादित फिल्म को प्रचारित करके भी वोट लेने का प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आतंकवादियों का हितैषी तक बता दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और यहां तक कि स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार को भी घसीटने से खुद को पीछे नहीं रखा। मैंने किसी वीडियो में चर्चा भी की थी कि खुद के सरकार के ऊपर लगे 40% के वर्तमान कमीशन के मामले को भुलाकर पीएम मोदी राजीव गांधी की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। दशकों पुरानी बात याद दिला रहे हैं, वर्तमान की बात को छोड़कर। पीएम मोदी ने कर्नाटक में सोनिया गांधी के बयानों का गलत अर्थ बताते हुए यह टारगेट करने की कोशिश भी की और यहां तक कह दिया कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहती है। पीएम मोदी ने लगातार खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग झूठे वादे करते हैं और बाद में कमेटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने
यह भी बोल दिया कि मेरे नाम पर वोट देना है। गृह मंत्री जी को याद करिए, भाजपा के उम्मीदवारों को यूं कतार में खड़ा करके कह रहे थे कि आपको इन्हें देखकर वोट नहीं देना है, इनके चेहरे पर मत जाइए, आपको मोदी जी को देखकर वोट देना है, उनके चेहरे को देखकर वोट देना है। जेपी नड्डा ने कहा था कि यदि कर्नाटक में भाजपा नहीं आई तो कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। यानी कि यदि देखा जाए तो कर्नाटक का पूरा चुनाव स्थानीय मुद्दों से दूर, स्थानीय नेताओं से दूर, उम्मीदवारों से भी दूर सीधे सीधे पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। और यह साफ साफ कहा गया कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम और मोदी के चेहरे पर वोट देना है। साथ में खुद पीएम मोदी ने 91 गालियां भी गिनवा दी। यानी कि यह बात पूरी तरह से झूठ है कि कर्नाटक की हार पीएम मोदी की हार नहीं है। सारे तथ्यों को देखने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि कर्नाटक में जो करारी हार भाजपा की हुई है उसका ठीकरा किसी और के सर पे नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर फूटना चाहिए। कर्नाटक में एक जिला है मांड्या, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दो बार दौरा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर रोड शो किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस जिले की 7 सीटों पर, पूरी की पूरी 7 सीटों पर बुरी तरह से हार गई है। एक विधानसभा सीट में तो मात्र 3.5% वोट मिला है बीजेपी को। नागमंगला विधानसभा सीट में मात्र 4% वोट मिला है। इसी तरह से कहीं 13%, कहीं 14%, कहीं 17%, कहीं 22% वोट इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है कि जमानत भी जब्त हो गई होगी। यानी कि स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट वाले दो चेहरे कड़ी मेहनत करने के बाद भी, भरपूर नफरती बातें करने के बाद भी इतनी बुरी तरह से हार गए। जर्नो मिरर की खबर के अनुसार जिन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया था उनमें से ज्यादातर बीजेपी हार चुकी है, जबकि पहले खबरें आ रही थी कि पीएम मोदी उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा प्रचार करने वाले हैं जहां बीजेपी की स्थिति पहले से मजबूत है, ताकि बाद में यह कहा जा सके कि जहां जहां गए वहां जीत गए। लेकिन यह मामला भी उल्टा पड़ गया, पूरी तरह से पलटी मार गया। जहां जहां गए ज्यादातर सीटें हार गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा का जबरदस्त असर हुआ है, वहां के लोगों ने नफरत को हरा दिया है। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि गौरतलब है कि अदानी का मुद्दा बाहर आने के बाद पहला चुनाव कर्नाटक में हुआ है। कहीं सेठ ने साहब की छवि पर कभी न मिट पाने वाला डेंट तो नहीं लगा दिया। वैसे यह सवाल भी वाजिब है कि अदानी पर लगे दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड का असर भी तो नहीं कर्नाटक में पड़ गया है। पूर्व कांग्रेसी नेता और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कपिल सिब्बल लिखते हैं कि चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन जनता का दिल जीतना उससे भी ज्यादा कठिन है। अगले 5 सालों के लिए जनता के दिलों को जीतिए, पारदर्शी होकर, ईमानदार होकर और भेदभाव को समाप्त करके। ये सब कुछ बीजेपी ने नहीं किया, इसीलिए कर्नाटक हार गई। ट्विटर पर जवाहर सरकार लिखते हैं कि युद्ध अभी शुरू हुआ है, साउथ इंडिया ने बीजेपी को हरा दिया है, बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वापस आ जाएंगे, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब बीजेपी को रिजेक्ट कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ चलता है, ओनली गंगा बेल्ट और गुजरात ही मोदी के साथ है। वहीं सोशल मीडिया पर इंडिया की ये वाली तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें भगवा रंग में वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की अपनी सरकार है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तोड़फोड़ वाली सरकार है, इसीलिए इन्हें अलग तरीके से दर्शाया गया है, और बाकी नीले रंग में जो राज्य दिख रहे हैं वहां पर गैर भाजपा सरकारें हैं। सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी के अंत की शुरुआत होने लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में हालत बद से बदतर है। पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं कम से कम उनके रिजल्ट तो यही बताते हैं। एक पूर्व भाजपाई नेता है टी राजा, ये जब भी बोलते हैं इनकी जुबान से नफरती बातें ही निकलती हैं। मुसलमानों को गाली देना, उनके खिलाफ भड़काऊ बातें कहना इनके रोजमर्रा में शामिल है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि पूर्व भाजपा एमएलए जिनकी एकमात्र पहचान एंटी मुस्लिम हेट स्पीच की रही है, उन्होंने बीजेपी के 3 उम्मीदवारों का खूब प्रचार किया था और वो तीनों ही चुनाव हार गए हैं। एक उम्मीदवार को 43,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले, दूसरे को 10,000 के आसपास वोट मिले और तीसरा उम्मीदवार तीसरे पायदान पर रहा। यानी कि नफरत की बाजार में कर्नाटक की जनता ने एक बार फिर से जबरदस्त कर्फ्यू लगा दिया है। अब जब मोहम्मद जुबैर की बात आ ही गई है तो फिर सच और झूठ की बात भी कर लेते हैं। इन्हें तो आप सब पहचानते ही होंगे, भाजपा के आईटी सेल के मुखिया हैं, मगर इनके बारे में अक्सर यह कहा जाता है, यह आरोप लगाया जाता है कि ये आईटी सेल के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री के मुखिया हैं। और इसके तमाम उदाहरण भी आए दिन सामने आते रहते हैं। ये बात हवा हवाई नहीं कही जा सकती। अमित मालवीय ने कर्नाटक चुनाव का परिणाम आने के बाद एक वीडियो क्लिप शेयर किया और यह दर्शाने की कोशिश की कि कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद भगवा झंडे को हटाकर हरा झंडा लगाया गया। ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से यही दर्शाने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि अमित मालवीय, झूठे वीडियो भ्रामक दावों के साथ शेयर मत करो। भगवा झंडे, हरे झंडे और नीले झंडे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लहराए गए, बल्कि तीनों को एक साथ लहराया गया। यानी कि इन सभी रंगों के झंडों को एक साथ लहराकर एकजुटता, भाईचारा और प्रेम का संदेश देने की कोशिश थी। मगर भाजपा के आईटी सेल के मुखिया ने यहां भी नफरत ढूंढ ली और लोगों के बीच बंटवारा करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही कहा था कि बीजेपी की नफरत की राजनीति यहां हारी है, मगर ये लोग उस एजेंडे को छोड़ देंगे या कम कर देंगे, ये बिल्कुल
बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इनके पास मुद्दों की भारी कमी है। इंडिया टीवी ने खबर चलाई जिसमें दावा किया कि कथित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और इंडिया टीवी ने एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया जिसमें कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। बाद में पुलिस वाले जाकर उन्हें समझाते हैं, डांटते हैं। चूंकि ये लोग संभवतः कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं तो समझ में तो किसी को नहीं आया कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन राइट विंग के लोगों ने जो दावा कर दिया उसी हिसाब से लोगों ने उसको सच मान लिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया है, और पुलिस वाले जाकर डांट रहे हैं। जबकि मोहम्मद जुबैर ने खुलासा किया कि पुलिस वाले जनता से यह कह रहे हैं कि अन्य उम्मीदवारों के आने पर नारेबाजी मत करो, जब तुम्हारा जीता हुआ उम्मीदवार आएगा तब नारेबाजी कर लेना। जबकि पाकिस्तान के नारे को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि नारा पाकिस्तान के बारे में नहीं बल्कि आसिफ शेख जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था, क्योंकि ये भीड़ जहां नारे लगा रही थी वहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार था संभवतः आसिफ शेख वो जीत चुके थे, इसीलिए ये लोग उनके पक्ष में नारे लगा रहे थे। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर दयानंद से बात की, जिसमें पुलिस ने बताया कि यह साफ नहीं हो पाया है कि नारे में क्या बोला गया, पाकिस्तान को लेकर कुछ बोला गया या फिर आसिफ शेख जिंदाबाद बोला गया। हम वीडियो को एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। यानी कि बिना किसी ठोस सबूत के एक और झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा, और भाजपा समर्थकों ने इस झूठे दावे को जोरों से फैलाना शुरू कर दिया। यहां एक सवाल फिर से उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान और मुसलमान के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकती? विपक्षियों को घेरने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जीत के बाद अपने एक बयान में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने क्रोनी कैपिटलिज्म को हरा दिया है। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी और दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। शक्ति ने ताकत को हरा दिया। अब इस पर बीजेपी आईटी सेल के मुखिया की ट्रोलिंग का स्तर देखिए। यहां भी इन्होंने यह दर्शा दिया कि इनके पास राहुल गांधी को घेरने के लिए कुछ बचा नहीं है। चुटकी लेते हुए लिख रहे हैं कि शक्ति ने ताकत को हरा दिया। बहरहाल अब बात मीडिया की आ ही गई है तो पूरी कर लेते हैं। कल पूरे दिन जितनी चर्चा भाजपा की करारी हार और कांग्रेस की प्रचंड जीत की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा गोदी मीडिया के रोने धोने की होती रही, लगातार होती रही है। आप गोदी मीडिया का कोई भी चैनल खोलकर देख लेते तो पता चलता कि किस तरह से ये लोग कर्नाटक में बीजेपी की हार को दबाने छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, वो भी इतने बुरे तरीके से। इस पर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि कल 99.99 एंकरों के चेहरे काले पड़ गए थे, होंठ सूख गए थे, लब जर्द हो गए थे, हाथों में कपकपी थी पर लग रहे थे, मुंह जबान का साथ नहीं दे रहा था। कुछ को तो लाइव मिर्गी के दौरे भी आने लगे थे, कुछ खुद ही गस खाकर गिरने लगे थे, कुछ चाहते थे कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। आप 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाले साइंटिस्ट का यदि कल वाला शो देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जबान से एक एक शब्द जबरिया क्रेन में बांधकर खींचा जा रहा है, निकल ही नहीं रहा था। हालांकि कल उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से कर्नाटक में पीएम मोदी और अमित शाह राहुल के सामने छोटे पड़ गए और राहुल का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा जीत का, मगर ये सब कुछ बताते हुए उनका लहजा देखने लायक था। रोहिणी सिंह लिखती हैं कि कल के सर्कल का बेस्ट अवार्ड एबीपी न्यूज को जाता है, जब एबीपी वालों ने बीजेपी को 115 सीट कर्नाटक में देते हुए खूब हो हल्ला मचाया और चिल्लाने लगे कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में कर रही है काम। इसके साथ ही बैकग्राउंड में पीएम मोदी का जय बजरंगबली का जो वॉइस ओवर चलाया जा रहा था। सच में यकीन नहीं होता कि किसी देश का मीडिया इस स्तर तक गिर सकता है। सच कह रहा हूं, एबीपी न्यूज का वो वाला कवरेज देखकर हंसी, दुख, गुस्सा सब एक साथ निकल रहा था। एक तरफ एबीपी न्यूज की महिला एंकराएं गला फाड़ कर चिल्ला रही थी, वहीं पीछे से पीएम मोदी की जय बजरंगबली का नारा सुनाई दे रहा था। वैसे वो वाला सीन देखकर मेरे मन में एक सवाल बहुत जोर जोर से उठ रहा था कि गोदी मीडिया की ये महिला एंकराएं इतना जोर जोर चिल्ला कैसे लेती हैं। यदि आप में से कोई उन्हें जानता हो तो पूछ लीजिएगा जरूर कि वो कौन सा टॉनिक लेती हैं, क्योंकि जरा सी आवाज तेज हो जाए तो हमारा गला खराब हो जाता है। हमें भी वो वाला टॉनिक चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी जीत जाती तो मीडिया में हेडलाइन इस तरह की होती, बजरंगबली ने कांग्रेस की लंका लगा दी, कर्नाटक को मिला मोदी का आशीर्वाद, बजरंगबली ने दिया मोदी का साथ, एक अकेला सब पर भारी, मोदी की सुनामी में कांग्रेस खत्म, मोदी ने किया गेम ओवर, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में अच्छी जीत मिली है, मगर विपक्षी दलों के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुश्री मायावती ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और गलत हथकंडों को अपनाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। कर्नाटक चुनाव में पीएम मोदी ने द केरला स्टोरी फिल्म की चर्चा की और इसके बहाने हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश भी की। देखने वाली बात यह थी कि प्रधानमंत्री उस फिल्म की चर्चा कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे जिसके निर्माता खुद ही कोर्ट में यह कहते हैं कि टीजर में जो 32,000 महिलाओं का आंकड़ा दिखाया गया था उसका कोई आधार नहीं है और उसे मिटाने के लिए तैयार भी हो गए। यानी कि झूठे आंकड़ों पर आधारित एक फिल्म का प्रचार देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि इस घटना को पूरी तरह से सही भी मान लिया जाए तो यह सवाल उठता है कि पिछले दिनों जो आंकड़े एनसीआरबी के निकल कर आए थे कि गुजरात में 5 सालों के दौरान
दौरान 40,000 से अधिक महिलाएं गायब हो गई। क्या उस पर केंद्र की मोदी सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इतनी बड़ी घटना की कोई जांच नहीं होनी चाहिए कि सरकार ने अब तक क्या किया? क्योंकि फिल्म में जो बताया गया उसका तो कोई आधार नहीं है, लेकिन एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो तो गलत नहीं हो सकता। तो यदि प्रधानमंत्री को 32,000 महिलाओं को ISIS में शामिल होने का दुख है, तो फिर मात्र गुजरात से ही 5 सालों में 40,000 से अधिक महिलाओं के गायब होने का दुख क्यों नहीं है? और इतना ही नहीं, उससे भी बड़ा मामला यह है कि हमारे देश में यानी कि भारत में दहेज को लेकर प्रतिदिन हमारे देश में 20 दहेज हत्याएं होती हैं, और यह भी सरकारी आंकड़ा है। बताया गया है कि साल 2017 से 21 के बीच 35,493 महिलाओं की दहेज हत्या हुई है। यानी कि इधर आपका एक दिन गुजरा, उधर हमारे देश में 20 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया। कल्पना करके देखिए यह समस्या कितनी बड़ी है, कितनी जटिल है और कितनी शर्मनाक है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यह क्या हो रहा है? इन महिलाओं और बेटियों की चिंता कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री कभी इस मुद्दे पर बात करेंगे? क्या अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इन मामलों पर सटीकता के साथ कार्रवाई करेंगे? क्या समाज की उस गहराई में उतरकर जड़ों से इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा? या फिर प्रधानमंत्री को महिलाओं की चिंता सिर्फ तभी होगी जहां पर हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा? वैसे दहेज हत्या के मामले को देखा जाए तो उनमें से ज्यादातर हिंदू बेटियां ही हैं। इसके बावजूद बेटियां तो बेटियां हैं, हिंदू मुसलमान में किसी की जिंदगी को कैसे बांटा जा सकता है? वहीं भटिंडा में जेल में बंद 52 गैंगस्टर्स ने जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि मनोरंजन के लिए जेल में उन्हें टीवी चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए टेलीफोन पर अधिक मिनट चाहिए, यानी कि और लंबी बातचीत वो लोग अपने परिवार के लोगों से करना चाहते हैं जेल में रहते हुए। वहीं जेल अधीक्षक एनडी नेगी का कहना है टेलीविजन लगाने का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा है। कैदियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और अदालत के फैसले के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गैंगस्टर्स और ज्यादा जोखिम वाले अपराधियों के वर्गों में टीवी नहीं लगाई जा सकता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।